लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसको हम पढ़ेंगे 4 डिफरेंट हेड्स के अंदर। सबसे पहला है हमारे इवेंट्स इन द फर्स्ट स्टेज, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, क्लिनिकल कोर्स एंड फाइनली द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इवेंट्स इन द फर्स्ट स्टेज, हमारे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है प्रिपरेशन ऑफ द बर्थ कैनल, क्योंकि सेकेंड स्टेज में जो फीटस है वो मदर के बॉडी से एक्सपेल होने वाला है। तो इसीलिए हमको जो बर्थ कैनल है उसका प्रिपरेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेज में। मेन इवेंट्स इसमें है सबसे पहला डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स और सेकंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट का फॉर्मेशन। तो अभी यही सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। तो हमारा जो सर्विक्स होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सर्विक्स का जो इंटरनल ऑस होता है, मतलब जो उसकी ओपनिंग होती है, सर्विक्स आप लोग जानते हैं कि सर्विक्स जो है ये सबसे नीचे का पार्ट होता है और यहाँ से हमारे यूट्रस में ओपनिंग, मतलब ये ओपन नीचे वाला सबसे नीचे का पार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ पे एक इंटरनल ऑस होता है। तो ये जो इंटरनल ऑस है ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसमें हमारा जो रिंग फिंगर है वो भी बहुत मुश्किल से इंट्रोड्यूस हो सके। लेकिन फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें वो इतना डायलेट हो जाता है कि वो 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो सकता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। तो ये जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है, फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज वस्कुलरिटी, accumulation of fluid between the collagen fibrils, breaking down of collagen fibrils, ये सारी चीज़ों की वजह से जो सर्विक्स है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत वस्कुलर हो जाता है और वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिससे कि वो इजीली उसकी साइज़ बढ़ सके और बेबी जो है वो बाहर डिलीवर हो सके। नाउ एक्चुअल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें सबसे पहले हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूट्रस की एनाटॉमी जाननी होगी। सबसे पहले ये हमारा यूट्रस है, इसमें ये नीचे जो मैंने डार्क किए है यहाँ पे, ये हमारे सर्कुलर मसल फाइबर्स है और ये जो है ऊपर के ये हमारे लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स है। तो ये सर्कुलर मसल फाइबर्स से ये लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स जो होते हैं वो बकेट होल्डिंग फैशन में अटैच्ड होते हैं। मतलब अगर आप इमेजिन करें कि यहाँ पे ये बकेट है और ये ऊपर के जितने सारे फाइबर्स हैं ये उसको हम लोग ऐसे बकेट होल्डिंग, जो हमारे बकेट का ऊपर का पार्ट होता है वैसे वो उसको अटैच्ड है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जैसे जब भी कंट्रैक्शन होता है ये सारे मसल्स में तो वो ऊपर ऐसे खींचे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मसल्स है ये ऊपर खींचे जाएंगे जिससे कि हमारा जो सर्विक्स है उसमें इफेसमेंट होगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं इफेसमेंट का फिनोमेना। इफेसमेंट होता है टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, मतलब सर्विक्स का ये ऊपर के डायरेक्शन में जाना इस इफेसमेंट। और सर्विक्स के जो ये वॉल्स है ये दोनों साइड में जब मूव होते हैं तब उनको हम बोलते हैं डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। So longitudinal muscle fibers of the upper segment are attached with the circular fibers of the lower segment in a bucket holding fashion. Thus with each contraction the canal is opened up. तो जैसे जैसे ये contraction होंगे, जैसे जैसे ये contraction जैसे ऊपर होते हैं, ये जो canal होता है ये open up होगा, ये बड़ा होते जाएगा। There is some coordination between the fundal contraction and the cervical dilatation called as the polarity of uterus. तो polarity of uterus यानी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे जैसे ये ऊपर का जो फंडल पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है वैसे वैसे ये डायलिटेशन शुरू मतलब रहेगा। इसके साथ साथ इसी को हम यही कोऑर्डिनेशन को हम लोगों ने बोला है पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। Now what are bag of membranes? जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं हमारे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लासेंटा के साथ साथ दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एमनियन और कोरियन मेम्ब्रेन्स, एंड दे आर लूजली अटैच्ड टू द लोअर यूटेराइन कैविटी एक्सेप्ट एट द इंटरनल ऑस। तो वो हमारे लोअर यूटेराइन, जो ये लोअर पार्ट है यूट्रस का, यहाँ पे ये लूजली अटैच होते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि ऊपर का पार्ट जो होता है यूट्रस का वो काफ़ी थिक होता है कंपेयर टू दिस लोअर यूटेराइन पार्ट। ये जो लोअर पार्ट है ये काफ़ी थिन है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो इसी की वजह से जो हमारे मेम्ब्रेन्स है वो वहाँ से हर्निएट होके ऐसे नीचे आ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं सर्विक्स के थ्रू। और उनमें हमारे जो मेम्ब्रेन्स है उनके अंदर क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसीलिए जब ये मेम्ब्रेन्स बाहर आते हैं यहाँ से तो उसके साथ साथ वो एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ जाएगा।
और जो हमारा फीटस होता है बेबी, उसका जो हेड होता है वो यहाँ पे होता है। तो वो हेड के वजह से थोड़ा जो वाटर है वो इधर पीछे रह जाएगा और थोड़ा हर्निएट होके नीचे आ जाएगा। इसी को हम लोगों ने बोला है हाइंड वाटर्स एंड फोर वाटर्स। मैं एक बार पढ़ती हूँ कि ड्यू टू द हेड ऑफ द फीटस द एमनियोटिक कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स। द पार्ट अबव द गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज द हाइंड वाटर्स, bulk of liquor and fetus, and the part below it containing small amount of liquor is called as forewaters। तो ये हम सारे पॉइंट्स ये फैक्टर्स हम लोग देख रहे थे कि व्हाट आर द एक्चुअल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये हमारा बैग ऑफ मेम्ब्रेन सेकेंड फैक्टर है। थर्ड है फीटल एक्सिस प्रेशर। तो फीटस के वजह से जो प्रेशर होता है, जो हम लोग ग्रेविटी के वजह से बोल सकते हैं एडिशनल, उसके वजह से भी डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायलिटेशन। अभी हम लोग बात करते हैं इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स के बारे में। सो इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स को बोला जाता है टेकिंग अप। हम लोगों ने देखा नाम में ही है टेकिंग अप, मतलब ऊपर की तरफ सर्विक्स का जाना। तो ये जो है सर्विक्स, ये अगर साइड वाइज जा रहा है तो डायलिटेशन और ऊपर जा रहा है तो इफेसमेंट। It is a process by which the muscle fibers of cervix are pulled upward and merges with the fibers of lower uterine segment। तो ये हमारा lower uterine segment है, ये हमारे cervix के fibers है, ये पहले नॉर्मल थे, फिर ये ऊपर खींचे गए, मतलब इफेसमेंट हुआ और ये इनके साथ लोअर यूटेराइन सेगमेंट के साथ मर्ज हो गए। अभी ये जो फिनोमेनॉन है ये प्राइमरी ग्रेविटा में कब होता है और मल्टी में कब होता है? तो दोनों में ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान ही होता है, लेकिन इफेसमेंट पहले होता है प्राइमरी में और इट इज़ देन फॉलोड बाय डायलिटेशन। लेकिन मल्टीपैरा में दोनों एक साथ में ही होते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें AIP जेट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। फर्स्ट वाज द डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स एंड सेकंड वाज द फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो ये जो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट, इसमें क्या है, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर नो एनाटॉमिकल और फंक्शनल डिवीजन ऑफ यूट्रस इज सीन। तो पहले हमारा यूट्रस जो है वो पूरा एक ही जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, उसमें ऊपर का पार्ट अलग और नीचे का ये एनाटॉमिकल या फंक्शनल डिविजन्स नहीं होते। लेकिन जैसे हमारे लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हमारा जो ऊपर का सेगमेंट है वो एक्टिव हो जाता है। हम लोगों ने अभी बात की फंडल डोमिनेंस की, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो वो सबसे एक्टिव पार्ट होता है, वो काफ़ी ठीक होता है। और उसके कंपैरिजन में जो हमारा लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो पैसिव होता है और वो काफ़ी थीन और फ्लेक्सिबल होता है। और इन दोनों के बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट है पैथोलॉजिकल रिंग का भी, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन अच्छे से और समझ में आएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में बताने की कोशिश की है कि ये जो अपर का पार्ट है, दिस इज द अपर पार्ट, this is the lower part, lower uterine segment, upper uterine segment, upper uterine segment is hard and thick, lower uterine segment is it is active and thick, lower uterine segment is passive and thin। और ये हमारा cervix है, ये हमारा external os है। और हमारे पास 2 os होते हैं इंटरनल, एक होता है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल os और दूसरा है हमारा एनाटॉमिकल इंटरनल os। तो जैसे ही ये नॉर्मल कंडीशंस में और जैसे ही लेबर में फीमेल जाती है तो ऊपर का सेगमेंट एक्टिव हो जाता है, नीचे का पैसिव है और ये इफेसमेंट हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। इसकी डेफिनेशन है सीरीज ऑफ मूवमेंट्स दैट अकर ऑन द हेड इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो जो फीटस का हेड है उसमें जितनी सारी मूवमेंट्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, जब वो फीमेल के पेल्विस से बाहर निकल रहा है, मतलब डिलीवरी के दौरान, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म स्टार्ट्स विद व्हेन द हेड एंटर्स द ब्रीम थ्रू द ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है? जो हमारा बायपैराइटल डायमीटर होता है, मतलब हमारे जो दोनों ईयर्स है उनके बीच में अगर हम लोगों ने एक लाइन बनाई तो दैट विल बी आवर ट्रांसवर्स डायमीटर। नाउ लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजिशन। तो ये हमारे AIP जेट का क्वेश्चन हो सकता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन पोजिशन ऑफ द फीटस। सो लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट्स जो हम देखेंगे भी। तो 9 मेजर इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले है एंगेजमेंट। तो जो हेड होता है बेबी का वो एंटर होता है ब्रीम ऑफ द ट्रू पेल्विस में। तो जो मदर का पेल्विस है उसमें जो फीटस का हेड है वो एंटर होगा। अभी द हेड इज डिफ्लेक्टेड आइदर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो ये अगर हमारे फीमेल है, हम लोग फीमेल को लैटरली देख रहे हैं, मतलब वो एंटीरियर
ये जो साइड है वो एंटीरियर है और ये साइड पोस्टीरियर है। तो हेड इज डिफ्लेक्टेड आइदर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो अगर हम लोग ये केस में देखें तो ये जो बेबी है, ये इसका हेड, ये मदर की जो ट्रू पेल्विस होती है, इसमें आगे के साइड में होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस और पीछे होता है हमारा सैक्रल प्रोमोन्ड्रिम, मतलब सैक्रम। तो जो बेबी है उसको यहाँ से उसके हेड को पास करना है, इसलिए वो अडेप्टेशन करेगा। तो ये उसका जो हेड है ये उसने डिफ्लेक्ट किया है एंटीरियरली टूवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस फर्स्ट केस में, और इस वजह से हमें उसका ऑक्सीपुट का ये पैराइटल बोन का ये पीछे का पोर्शन देखने मिलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन। सिमिलरली हेड डिफ्लेक्ट होता है पोस्टीरियरली, मतलब ये जो सैक्रम है इसके साइड में, ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, तो ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, जिससे कि हमको उसका एंटीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों पोजीशंस है इसको हम बोलते हैं असिंक्लिटिज्म, और ये दोनों पोजीशन से बेबी फ्लेक्स, उसका हेड फ्लेक्स होके फाइनली ये जो मिडिल पोजीशन है सिंक्लिटिज्म की, ये हमें अचीव होती ही है हर इसमें। तो ये सिंक्लिटिज्म में क्या होता है कि जो हेड है वो प्रॉपर मदर के ट्रू पेल्विस के जो डायमीटर है उसमें से पास आउट हो रहा है, तो उसे डिफ्लेक्ट होने की ज़रूरत नहीं हो रही। दैट वाज अबाउट एंगेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज डिसेंट। तो डिसेंट मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर कोई बोनी या सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो डिसेंट जो है वो कंटिन्यूसली होता है। इट इज़ कम्प्लीटेड विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग है वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन एंड बियरिंग डाउन एफर्ट्स, जो मदर के खुद के वॉलंटरी एफर्ट्स होते हैं वो। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन इज इसेंशियल फॉर डिसेंट एंड फ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पेल्विक फ्लोर। सो थर्ड पॉइंट फ्लेक्शन। फोर्थ, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, देर आर टू थियोरीज कि इंटरनल रोटेशन कैसे होता है। पहले थ्योरी में बोलते हैं कि लेवेटर एनाई जो मसल है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो बेबी का हेड होता है वो उसको स्ट्रेच करता है, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन पास आउट होगा इलास्टिक रिकॉइल के वजह से वो लेवेटर एनाई जो मसल है वो बेबी के हेड को मिड लाइन में पुश करेगा। इसी के वजह से इंटरनल रोटेशन होगा। नाउ लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सेकेंड थ्योरी है जिसके वजह से इंटरनल रोटेशन हो सकता है। नाउ ये जो पॉइंट है ये हमारा AIT जेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीपिटल लैटरल पोजीशन में जो एंटीरियर रोटेशन होता है वो 2/8 ऑफ द सर्कल ऑफ ऑक्सीपुट होता है, और वही ऑब्लिक पोजीशन में जो रोटेशन होता है वो 1/8 ऑफ द सर्कल है। बाकी हम लोग अगर पेपर में ये सब नहीं भी लिखे तो भी चलता है। नाउ टॉर्शन ऑफ नेक, तो इंटरनल रोटेशन के अंडर ही आता है टॉर्शन ऑफ नेक। इट इज़ एन इनएविटेबल फिनोमेना ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। तो जब भी हेड इंटरनली रोटेट होता है तो नेक में टॉर्जन आता है। टॉर्जन होता है ट्विस्टिंग। तो जो नेक होता है वो कितना सस्टेन कर सकता है, मतलब कितना सह सकता है। सो नेक सस्टेन्स अ टॉर्जन ऑफ ओनली 1/8 ऑफ द सर्कल। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज क्राउनिंग. Here the maximum diameter of the head stretches the vulval outlet without any recession of head even after the contraction is over. तो क्राउनिंग मतलब क्या होता है, जो बेबी जो फीटस का हेड है वो मदर के पेल्विस में, मतलब जो मदर का वल्वा है उसके आउटलेट में इस तरीके से फिट हो गया है जिससे कि उसका जो स्ट्रेच हेड है वो कम्प्लीटली मदर के वल्वा के आउटलेट को स्ट्रेच कर रहा है, और इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन पास आउट होने के बाद भी वो रिसीड नहीं हो रहा, मतलब वो पीछे नहीं जा रहा है। दैट इज क्राउनिंग. सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सटेंशन. डिलीवरी ऑफ द हेड टेक्स प्लेस बाय एक्सटेंशन, और इसमें है कपल ऑफ फोर्स थ्योरी. तो यहाँ पे हेड का डिलीवरी होता है. तो ये कपल ऑफ फोर्स थ्योरी में क्या बताया है कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो नीचे के डायरेक्शन में, पेल्विक फ्लोर जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर रहा है. तो ये जो दोनों फोर्सेस है ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, और उसी के वजह से हमारा एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन के वजह से बेबी का हेड डिलीवर हो रहा है. दैट वाज द सिक्स्थ पॉइंट. नाउ सेवेंथ पॉइंट इज रेस्टिट्यूशन. सो विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू द अनट्विस्टिंग ऑफ नेक. अभी हम लोगों ने देखा था कि टॉर्जन हो रहा है नेक का, तो रेस्टिट्यूशन में नेक अनट्विस्ट हो रही है, पहले जैसी हो रही है, और उसी की वजह से हेड का पैसिव मूवमेंट जो देखने मिलता है उसी को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन. Eighth point is external rotation. So movement of rotation of head visible externally due to the internal rotation of shoulder. इसी को बोलते हैं external rotation. So
शोल्डर की वजह से हेड का मूवमेंट है उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन, और नेक के अनट्विस्टिंग की वजह से हेड का जो मूवमेंट है उसी को हम बोल रहे हैं रेस्टिट्यूशन. नाउ नाइन्थ पॉइंट इज द बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक विच इज द लास्ट पॉइंट. सो एंटीरियर शोल्डर सबसे पहले एस्केप होते हैं बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और बाद में द पोस्टीरियर पार्ट एंड द ट्रंक ऑफ द बेबी. तो ये हमारे सारे 9 पॉइंट्स हो गए, और इसी को हम लोगों ने समरी में एक बार हम लोग देख लेते हैं. सो समरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर. ऑक्सीपुटल लैटरल पोजीशन में बेबी होता है, फीटस होता है. सबसे पहले होता है एंगेजमेंट, फिर होता है इंक्रीजिंग फ्लेक्शन जो एक डिसेंट, ये जो कंटिन्यूस डिसेंट की प्रोसेस है सेकेंड पॉइंट, वो हम लोगों ने ऐसे साइड में उसको डिनोट किया है बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. थर्ड इज इंटरनल रोटेशन. ऑक्सीपुट एंटीरियर अगर है तो फिर 2/8 ऑफ द सर्कल, और शोल्डर अगर है और ऑब्लिक है अगर तो 1/8 ऑफ द सर्कल. देन क्राउनिंग, एक्सटेंशन जिसमें हेड डिलीवर होता है, रेस्टिट्यूशन जिसमें हेड की पैसिव मूवमेंट होती है, एक्सटर्नल रोटेशन जिसमें शोल्डर की वजह से हेड की मूवमेंट होती है, एंड फाइनली डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक बाय लैटरल फ्लेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल कोर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज. अभी हम लोगों ने जितना कुछ देखा है पूरे वीडियो में, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए या जो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ईजिली कवर हो जाता है. तो इसमें अभी बात करते हैं फर्स्ट इंटरमिटेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई है, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे वो हम लोगों ने जैसे ट्रू पेन्स में देखा था वो इंटरमिटेंट रहेंगे और वो पेनफुल रहेंगे. तो ये जो पेन्स इनको डिस्क्राइब किया है कि पेन्स आर फेल्ट विथ हार्डनिंग ऑफ यूट्रस. तो जो ट्रू पेन्स में हम लोगों ने बात की थी कि दिस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हार्डनिंग ऑफ यूट्रस. इनिशियली दे आर फॉर द इंटरवल ऑफ 15 to 30 मिनट्स विद ड्यूरेशन ऑफ 30 सेकेंड्स. मतलब हर 15 मिनट्स या आधे घंटे में वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा और 30 सेकेंड्स के लिए वो रहेगा. तो जैसे जैसे स्टेजेस मतलब हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट स्टेज में आगे थोड़ा प्रोग्रेस होंगे, वैसे वैसे जो इंटरवल है वो कम कम होते जाएगा. मतलब अभी जैसे इन लेट स्टेज इंटरवल इज ऑफ 3 to 5 मिनट्स एंड लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स. सॉरी, ये 4 to 5 मिनट्स दिखा है. तो पहले जो इंटरवल था कि 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, अभी वो कब आएंगे, हर 3 या 5 मिनट में वो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे. पहले वो सिर्फ आधे मिनट के लिए थे, अभी वो 4 से 5 मिनट तक वो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा. अभी इसमें थर्ड पॉइंट है डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स. तो डायलेटेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन रेफर्स टू डायलेटेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑस एंड इफेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द सर्वाइकल कैनल. तो हम लोगों ने बात किया था कि डायलिटेशन, सर्वाइकल डायलिटेशन मतलब जो ऑस होता है सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस वो डायलेट होता है, और इफेसमेंट मतलब टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स. इट इज़ सेड टू बी फुल्ली डायलेटेड व्हेन इट इज़ 10 सेंटीमीटर डायलेटेड. ये भी हम लोगों ने बात की है ऑलरेडी. नाउ पार्टोग्राफ. तो पार्टोग्राफ क्या होता है कि हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं. हमेशा हम लोग ग्राफ पे 2 चीज़ों को प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए. इसमें हम लोग को देखना है कि सर्वाइकल डायलिटेशन कितना हो रहा है, उसके साथ साथ हेड का डिसेंट कितना हो रहा है, और ये सब कितने टाइम में हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ द ड्यूरेशन. तो ये तीनों चीज़ें हम एक ग्राफिकल रिकॉर्ड के फॉर्म में देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टोग्राफ. Dilatation of cervix at the rate of 1 centimeter per hour in primi and 1.5 centimeter in multi beyond 3 centimeter dilatation is considered satisfactory. तो बेसिकली ये जो पार्टोग्राफ है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एक्टिव फेजेस होते हैं. जो पहला है एक्सेलरेशन फेज, फिर होता है फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप और फेज ऑफ डिक्सेलरेशन. तो अगर हम इसके इतने डिटेल में ना जाए तो हमें सिर्फ इतना समझना है इसमें कि एक जो लेटेंट फेज होता है स्टार्टिंग का फेज, उसके बाद जो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के रेट में चलता है प्राइमी में, और 1.5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट में होता है मल्टी में. तो ये हमारा AIPJET में MCQ भी हो सकता है. अगर आपको पार्टोग्राफ पे 5 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट. देन स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन्स. सो मेम्ब्रेन्स रिमेन इंटैक्ट अंटिल और समटाइम्स बियॉन्ड द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. तो जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की हम लोग बात करते हैं, ये वो मेम्ब्रेन्स हम बता रहे हैं कि इफ इट रप्चर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर बट बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, उसको हम अर्ली रप्चर बोल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें बात समझना है कि लेबर का ऑनसेट हो चुका है,
लेकिन सर्विक्स अभी तक फुल्ली डायलेट नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेज में ही है हम लोग, तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्ली रप्चर। और इफ इट रप्चर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर देन इट इज कॉल्ड एज प्री मैच्योर रप्चर। तो लेबर का ऑनसेट ही नहीं हुआ है और उसके पहले अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गए तो दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर। और अगर लेबर स्टार्ट हो गया है लेकिन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स फुल्ली मतलब 10 सेंटीमीटर अभी तक नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट पार्ट। तो इसको हम लोग बहुत इतने डिटेल में नहीं देखते, लेकिन हम लोग इसको थोड़े हेड्स में समझ लेंगे सिर्फ। सबसे पहले होता है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, बिकॉज हमें सेप्टिक प्रिकॉशंस तो लेने ही होते हैं। देन बॉवल्स, तो बॉवल्स में हम लोग फीमेल को एनेमा दे सकते हैं। अगर हमें वजाइनल एग्जामिनेशन पे समझ में आ रहा है कि उसके रेक्टम लोडेड है तो हम लोग उसको एनेमा दे सकते हैं। देन रेस्ट एंड एम्बुलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को चलना फिरना ये हम लोग मोस्टली एडवाइस करते हैं। लास्टली डाइट एंड ब्लैडर केयर। तो डाइट में हम लोग पेशेंट को मोस्टली जब वो एक्टिव लेबर में होती है तो हम फूड विथहेल्ड करके रखते हैं, क्योंकि एस्पायरेशन वगैरह जो हम लोग नॉर्मल ऑपरेशंस में देखते हैं कि जनरल एनेस्थेशिया देने के बाद एस्पायरेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोग फीमेल को एकदम ऐसे प्लेन जैसे फ्लूइड्स या फिर प्लेन वाटर वगैरह ये सब देंगे, वो भी अर्ली लेबर में। नेक्स्ट इज ब्लैडर केयर। तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए एडवाइस करते हैं। इवेंट्स इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज के इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में सारी बात कर ली है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेज बिगिंस विद कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। दिस स्टेज इज कंसर्न्ड विद द डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू द बर्थ कैनल। Membranes are ruptured, causing the escape of liquor amni. Uterine contraction and retraction become stronger. डिलीवरी ऑफ फीटस इज अकम्प्लिश्ड बाय 2 फैक्टर्स। तो हमारे पास यहाँ 2 फैक्टर्स होते हैं जिससे कि फीटस की डिलीवरी होती है। फर्स्ट जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और दूसरा जो बियरिंग डाउन एफर्ट्स जो मदर खुद करती है, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स अलॉन्ग विद द पावर ऑफ रिट्रैक्शन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन रिट्रैक्शन और बियरिंग डाउन एफर्ट्स, इन सब के वजह से फीटस इज एक्सपेल्ड। नाउ क्लिनिकल कोर्स ऑफ सेकेंड स्टेज। तो हमारा मेन जो इवेंट था सेकेंड स्टेज का वो वही था कि फीटस की डिलीवरी या फीटस का एक्सपल्शन। नाउ क्लिनिकल कोर्स में है, इट स्टार्ट्स विद द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इसमें पेन्स की इंटेंसिटी बढ़ती है और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बियरिंग डाउन एफर्ट्स के बारे में बात किया है, विच आर द एडिशनल वॉलेंट्री एक्सपल्सिव एफर्ट्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। जो मदर एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रैक्ट करके बेबी को पुश करते हैं। देन मेम्ब्रेन स्टेटस। सो मेम्ब्रेन्स आइदर वो रप्चर हो जाएंगे, तो रप्चर हुए तो देयर विल बी अ गश ऑफ लिक्विड पर वजाइना एंड डिसेंट ऑफ फीटस। सो डिसेंट ऑफ फीटस को अगर हमें समझना है तो हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना होता है और एक इंटरनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी हमें डिसेंट ऑफ हेड दिखता है, रोटेशन ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, चेंज इन द पोजीशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें फीटस का डिसेंट कितना प्रोग्रेसिव है या नहीं ये समझ में आता है। इंटरनल एग्जामिनेशन में डिसेंट ऑफ द हेड इन रिलेशन टू द इस्चियल स्पाइन, तो ये हम देखते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन। Next is vaginal signs. So as head descends down, जो vulval opening है, it looks like a slit through which the scalp hairs are visible. The head recedes after the contraction passes off, but is held up a little in advance because of the retraction. Ultimately, the maximum diameter of the head, जो biparietal diameter होता है head का, it stretches the vulval outlet and there is no recession even after the contraction passes off. This is called as crowning of head. मतलब नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हेड जो होता है वो आगे जाता है, फिर से रिसीड मतलब फिर से पीछे आ जाता है। लेकिन रिट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा एडवांस में आगे जाके रुक जाता है, ये रिट्रैक्शन की वजह से होता है। तो एक पॉइंट पे क्या होता है कि जो हेड का बाइपेराइटल डायमीटर है, मतलब एक ईयर से दूसरे ईयर तक का जो हमारा डायमीटर होता है, वो फीमेल का जो वल्वा है उसके आउटलेट को कम्प्लीटली स्ट्रेच करता है, और इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन पासेस ऑफ जो हेड है वो पीछे रिसीड नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्राउनिंग ऑफ हेड।
ना मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज, तो इसमें हम लोग जनरल मेजर्स में कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना है, फीटल हार्ट साउंड रिकॉर्ड करना है एवरी 5 मिनट, तो हमें मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करनी है फीटल के कंडीशंस की। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स, देन वजाइनल एग्जामिनेशन। नाउ सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें हमें डिलीवरी ऑनसेट ऑफ डिलीवरी के मतलब जो ये है उसके पहले करना है। फिर प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी एंड फाइनली कंडक्शन फॉर डिलीवरी ऑफ डिलीवरी सॉरी। नाउ इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें क्या है कि फीटस का एक्सपल्शन हो गया है, मतलब फीटस की डिलीवरी हो चुकी है। अभी प्लासेंटल सेपरेशन बचा है एंड इट्स डिसेंट टू लोअर सेगमेंट एंड फाइनली इट्स एक्सपल्शन विद द मेम्ब्रेन्स। तो प्लासेंटा के साथ साथ जो कोरियन एंड मिनियन जो हमारे मेम्ब्रेन्स है वो भी बाहर आएंगे। सो प्लासेंटल सेपरेशन एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, प्लासेंटा अटैचेस टू एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो प्लासेंटा का जो पूरा एरिया होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। फिर सेकेंड स्टेज के दौरान द एरिया स्टार्ट्स डिमिनिशिंग फॉलोइंग सक्सेसिव रिट्रैक्शंस। तो जैसे जैसे रिट्रैक्शंस बढ़ते हैं, रिट्रैक्शंस मतलब जो कंट्रैक्शंस चल रहे हैं, मतलब परमानेंट कंट्रैक्शंस हो रहे हैं, उसके वजह से उसका जो एरिया है वो कम कम होते जाता है। एंड इट reduces द सर्फेस एरिया एट द प्लासेंटल साइड टू अबाउट इट्स हाफ। तो जो 20 सेंटीमीटर का था बिगिनिंग ऑफ लेबर में, वो 10 सेंटीमीटर रहेगा, हो जाएगा। और ऐसा होते होते फाइनली वहाँ पे बकलिंग ऑफ प्लासेंट, बकलिंग मतलब एक जगह बहुत सारे लेयर्स ऐसे गैदर हो जाना, और फाइनली इट सेपरेट्स आउट। तो सेपरेशन भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो सेंट्रल या फिर मार्जिनल। दिस वॉज प्लासेंटल सेपरेशन। अभी प्लासेंटल एक्सपल्जन, तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बढ़ रहा है यूट्रस का, और अलोंग विद दैट जो मदर के बियरिंग डाउन इफर्ट्स है, जिनको हम वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स के, उनके वजह से फाइनली प्लासेंटा जो है वो बाहर आ जाता है। अभी मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, तो ये हमारा AIPJET में क्वेश्चन हो सकता है कि ये सब के बावजूद जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसे रुकती है। सो सबसे पहला है कंप्लीट रिट्रैक्शन। तो यूट्राइन मसल्स में रिट्रैक्शन होता है कंप्लीट, जिससे कि हमारी जो कैपिलरीज होती है और वेजल्स होते हैं वो सारे स्क्वीज हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाता है। थ्रोम्बोसिस, सो हमें पता है कि प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, उस वजह से थ्रोम्बोस फॉर्म होना बहुत इजीली मतलब हो जाता है फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट इज अपोजिशन ऑफ द वॉल्स ऑफ यूट्रस, तो ये तीनों चीज़ों की वजह से हमारा जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होता है। अभी क्लिनिकल कोर्स ऑफ थर्ड स्टेज में क्या है, इट इंक्लूड्स द सेपरेशन, डिसेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा विद इट्स मेम्ब्रेन्स। सबसे पहले पेन्स जो है वो इंटरमिटेंटली रहेंगे, और वो डिस्कम्फर्ट उसके वजह से थोड़ा बहुत रहेगा थर्ड स्टेज में भी, मतलब इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड द आफ्टर बर्थ। बिफोर सेपरेशन क्या होगा, पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे यूट्रस जो है वो फर्म लगेगा, फंडल हाइट जो है वो अम्बिलिकस के नीचे आ जाएगी, और वजाइना में से ब्लड ट्रिकलिंग होगा। आफ्टर सेपरेशन पर एब्डोमेन यूट्रस ग्लोबुलर और फर्म लगेगा, फंडल हाइट जो है वो थोड़ी बड़ी हुई लगेगी, स्लाइट बल्जिंग इन द सुप्राप्यूबिक रीजन। पर वजाइनम स्लाइट gush of vaginal bleeding and permanent lengthening of the cord is established. Now expulsion of the placenta and membranes. Expulsion is done by either by the voluntary bearing down efforts or by the manipulative procedure. The afterbirth delivery is soon followed by the slight to moderate bleeding, मतलब 100 to 250 ml of bleeding होती है नॉर्मली। मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज में बेबी की डिलीवरी जो है वो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट या फिर एक्टिव मैनेजमेंट। थैंक यू।